ये एक ऐसे जोड़े की कहानी है जिनका प्रेम संबंध शक से भरा हुआ है। आजादी की सीमाएं इतनी पार कर दी जाती हैं कि वे एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। एक तरफ है रोजी, जिसने अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करके उनके रिश्ते की नींव हिला दी है, और दूसरी तरफ है जैक, जो अपने परिवार को टूटने से बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह ऐसी स्थिति में फंस जाता है जिससे बाहर निकलना उसके लिए और भी मुश्किल होता जाता है। कहानी की शुरुआत एक आदमी जैक से होती है, जो अपने घर लौटते समय जंगल से साइकिल चला रहा है। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी खूबसूरत पत्नी रोजी सीढ़ियों पर बैठी है और उसे गहरी नजरों से देख रही है। जैक उससे पूछता है कि क्या बात है, लेकिन रोजी बस हल्की सी मुस्कान देती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। बाद में जैक और रोजी अपनी बेटी ट्रिक्सी को एक बेबी सिटर के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि वे एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रोजी शाम के लिए तैयार होने लगती है और जैक प्यार से उसकी जूती पहनाने में उसकी मदद करता है। इस पल को देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच गहरा प्यार है, लेकिन उनके रिश्ते की सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल है, जो जल्द ही सामने आने वाली है। जैक और रोजी पार्टी में बहुत ही आकर्षक लगते हुए पहुंचते हैं। उनके कई दोस्त पहले से ही वहां मौजूद हैं और शाम का आनंद ले रहे हैं। सब कुछ सामान्य लगता है जब तक कि एक युवा आदमी जॉन पार्टी में नहीं आ जाता। जैसे ही रोजी जॉन को देखती है, वह उसे गर्मजोशी से अभिवादन करती है और तुरंत उसके पास चली जाती है। जैक ये सब देखता है लेकिन चुप रहता है। इसके बाद रोजी जॉन को पार्टी से बाहर एक एकांत जगह पर ले जाती है और दोनों जोश से एक दूसरे को चूमने लगते हैं। जैक यह पूरा दृश्य खिड़की से देखता है, लेकिन उन्हें टोकने के बजाय चुपचाप वहां से चला जाता है। वह पहले से ही अपनी पत्नी के विवाहेतर संबंधों के बारे में जानता है और कुछ समय से चुपचाप उन्हें सहन कर रहा है। बाद में जैक की दोस्त मैरी उससे इस बारे में बात करती है और पूछती है, तुम सब कुछ जानते हो तो फिर भी इस रिश्ते को क्यों निभा रहे हो? जैक शांत स्वर में जवाब देता है, रोजी अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकती है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं चाहता तो यह रिश्ता खत्म कर सकता था, और रोजी भी यह जानती है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अपना परिवार तोड़ना नहीं चाहता। मुझे विश्वास है कि एक दिन रोजी मेरे प्यार को समझेगी। इसके बाद जैक बारटेंडर से एक ड्रिंक लेता है और एक प्राइवेट रूम की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर बाद जॉन भी वहां पहुंचता है और घमंड भरे अंदाज में कहता है, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वाकई काबिल तारीफ है। ज्यादातर पति अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखकर जल जाते हैं, लेकिन तुम तो वाकई अलग हो। जैक शांत रहता है और ठंडे स्वर में जवाब देता है, क्या तुमने कभी मार्टिन के बारे में सुना है? वह कुछ समय पहले गायब हो गया था। वह रोजी का अच्छा दोस्त था, ठीक तुम्हारी तरह। वह हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता रहता था, और एक दिन मैं इतना गुस्सा हो गया कि मैंने उसे मार डाला। आज तक किसी को उसकी लाश नहीं मिली। जैक की बात सुनकर जॉन चौंक जाता है। उसका चेहरा साफ तौर पर डर से सिहर उठता है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करता है। तुम मजाक कर रहे हो ना? वह घबराए हुए कहता है। जैक रहस्यमय लहजे में जवाब देता है, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे लेते हो। डर के मारे जॉन जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है। रोजी उसे जाते हुए देखती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन कोई बहाना बनाकर पार्टी से बाहर निकल जाता है। पार्टी के बाद जैक और रोजी घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में रोजी पूछती है, तुमने जॉन से ऐसा क्या कह दिया कि वह इतनी जल्दी चला गया? जैक झूठ बोलता है, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे वह चला जाए। अगले दिन जैक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ता है और अपने एक दोस्त से टकरा जाता है, जो मजाक में पूछता है, तो क्या अब तुमने लोगों को मारना शुरू कर दिया है? हमारे सभी दोस्त इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैक हंसते हुए जवाब देता है, ये जरूर जॉन ने फैलाया होगा। मैं तो उससे मजाक कर रहा था, लेकिन वह सच में डर गया। दिन भर में जैक के पास दो और दोस्त आते हैं और वही सवाल पूछते हैं। जैक सभी को वही जवाब देता है, समझाते हुए कि यह सिर्फ एक बेगुनाह मजाक था। हालांकि जब रोजी को जैक की जॉन से हुई बातचीत और मार्टिन का नाम लेकर उसे डराने की बात पता चलती है, तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। वह गुस्से में जैक का सामना करती है और कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले तुमने मार्टिन को दूर कर दिया और अब जॉन को भी। जैक समझाने की कोशिश करता है, मैं तो बस उनसे मजाक कर रहा था, ये कोई गंभीर बात नहीं थी। लेकिन रोजी उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और कहती है, आज रात मैं जॉन को डिनर पर बुला रही हूँ, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। फिर हम देखते हैं कि जॉन जैक और रोजी के घर डिनर के लिए आता है। सभी लोग एक साथ बैठते हैं और डिनर करना शुरू करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद रोजी अपनी बेटी ट्रिक्सी से कहती है, आज रात तुम्हारे पापा तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे। असल में रोजी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह जॉन के साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहती है। जैक उसकी मंशा को पूरी तरह समझते हुए कुछ नहीं कहता। वह ट्रिक्सी को उसके कमरे में ले जाता है, उसे कहानी सुनाता है और जल्दी सुला देता है। जैसे ही ट्रिक्सी सो जाती है, जैक नीचे आता है। वह जब आईने में देखता है तो उसे रोजी और जॉन एक साथ समय बिताते हुए दिखाई देते हैं। जैक को जलन होने लगती है और अपनी झुंझलाहट में वह किचन में जाकर जानबूझकर एक प्लेट तोड़ देता है। प्लेट टूटने की आवाज सुनकर रोजी जल्दी से किचन में आती है। वह लापरवाही से जैक से कहती है कि जॉन के लिए एक और ड्रिंक ले आए और फिर वापस दूसरे कमरे में चली जाती है। जैक एक ड्रिंक उठाता है और जॉन के पास ले जाता है। जब जैक उसे ड्रिंक देता है, जॉन, जो अभी भी जैक के पहले किए गए मर्डर वाले मजाक से असहज है, उससे सामना करते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस मर्डर वाले मजाक के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए? इस बार जैक अपना लहजा बदलता है
और गंभीरता से जवाब देता है, असल में मर्डर वाला मजाक नहीं था। मैंने सच में उसे हथौड़े से सिर पर मारकर मार डाला था, और अब कितनी भी माफी मांग लो वह वापस नहीं आएगा। यह सुनकर जॉन डर से कांप उठता है और जल्दी से घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जैक ने मर्डर के बारे में सच कहा था या यह सिर्फ जॉन को डराने का एक और तरीका था? यह रहस्य जल्द ही सामने आ जाएगा। अगले दृश्य में हम जैक और उसके परिवार को एक और पार्टी में देखते हैं, जहां उनके दोस्त और कई अन्य लोग भी मौजूद हैं। पार्टी में जैक की मुलाकात एक लेखक मार्क से होती है, जो जैक के सबसे अच्छे दोस्त केली के पति हैं। मार्क अक्सर अपने काम की वजह से शहर से बाहर रहते हैं। जैक और मार्क बातचीत शुरू करते हैं और जल्दी ही निजी विषयों पर चर्चा करने लगते हैं। मार्क जैक से उसके काम के बारे में पूछता है, जिस पर जैक जवाब देता है, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर समय साइकिलिंग में बिताता हूँ। रोजी, जो बातचीत सुन रही थी, कुछ अप्रत्याशित जोड़ती है। वह बताती है, जैक ने असल में एक माइक्रोचिप विकसित की है, जिसे सेना अपने ड्रोन सिस्टम में इस्तेमाल करती है। यह उन्हें अपने लक्ष्यों को बेहद सटीकता से भेदने में मदद करती है। इस खुलासे से पार्टी में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब तक किसी ने यह महसूस नहीं किया था कि जैक सिर्फ शांत और संयमित व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली इंजीनियर और अमीर सफल इंसान भी है। हालांकि जैक की तमाम उपलब्धियों के बावजूद दुखद सच्चाई यह है कि उसके जीवन में शांति और सुकून की कमी है। आखिरकार सफलता या धन एक आदमी को अमीर नहीं बनाता, जब तक उसके पास पत्नी का वफादार साथ न हो। जैसे जैसे पार्टी चलती है, हर कोई खुद का आनंद लेता हुआ नजर आता है। जैक तो अपने सबसे अच्छे दोस्त केली के साथ नाचते हुए एक हल्का फुल्का पल भी साझा करता है, लेकिन जैक को केली के साथ नाचते देख रोजी को जलन होती है, जो कि विडंबना है, खासकर उसकी अपनी हरकतों को देखते हुए। कहानी फिर कुछ दिनों बाद के एक दृश्य में बदल जाती है, जहां ट्रिक्सी और उसके स्कूल के दोस्त अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में एक साथ नाच रहे हैं। बच्चों को खेलते हुए देखते समय जैक को अपने बैंक से एक कॉल आता है। बैंक उसे सूचित करता है कि रोजी ने हाल ही में $3000 एक अन्य खाते में ट्रांसफर किए हैं। जिज्ञासु और चिंतित जैक और जानकारी मांगता है। उसे पता चलता है कि यह पैसा चार्ली नाम के एक बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया था। बैंक से यह सुनने के बाद कि रोजी का पैसा एक ऐसे लड़के को ट्रांसफर हुआ है जो लाइव पियानो बजाता है, जैक तुरंत सारी कड़ियां जोड़ लेता है। उसे एहसास होता है कि जॉन के जाने के बाद रोजी को एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। इस लड़के के बारे में और जानने के लिए दृढ़ संकल्पित जैक उसकी तलाश शुरू कर देता है। एक शाम जैक एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाता है जहां लाइव पियानो सेशंस होते हैं। जैसे ही वह अंदर जाता है, वह देखता है कि रोजी वहां बैठी है और बज रही संगीत में पूरी तरह डूबी हुई है। उसे देखते हुए जैक तुरंत समझ जाता है कि पियानो बजाने वाला ही रोजी की जिंदगी का नया लड़का है। इस खोज के बाद रोजी का व्यवहार साफ तौर पर बदलने लगता है। वह अब अक्सर देर रात घर आने लगी है, जिससे यह साफ हो जाता है कि उसका चार्ली के साथ रिश्ता अब गंभीर हो गया है। जैक को इससे जलन और गहरा दुख होता है, लेकिन वह रोजी से इस बारे में कुछ नहीं कहता। फिर एक रात रोजी बिल्कुल भी घर नहीं आती। अगली सुबह जब वह आखिरकार लौटती है तो जैक का सब्र टूट जाता है। गुस्से और निराशा में वह पूछता है, तुम सारी रात कहाँ थी? तुम्हारा एक परिवार है, 6 साल की बेटी है और जिम्मेदारियां हैं, और तुमने इस चार्ली नाम के लड़के को इतनी बड़ी रकम क्यों ट्रांसफर की? लेकिन रोजी उसकी नाराजगी से बिल्कुल भी प्रभावित हुए बिना शांतिपूर्वक बताने लगती है कि वह कहाँ थी और किसके साथ थी। वह यह जानबूझकर करती है, अच्छी तरह जानते हुए कि जैक को जलन हो रही है। रोजी को पूरा यकीन है कि चाहे वह कुछ भी कर ले, जैक उसे कभी नहीं छोड़ेगा, और वह इस बात का फायदा उठाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जैक के दोस्त माइल्स के घर पर एक पूल पार्टी हो रही है। रोजी ने चार्ली को भी पार्टी में बुलाया है। जैसे ही चार्ली आता है, रोजी उसके साथ चिपक जाती है और खुलेआम उसके प्रति स्नेह दिखाती है। वह उसे पार्टी में सभी से मिलवाती है और चार्ली पियानो बजाना शुरू कर देता है। मेहमान, जिनमें रोजी भी शामिल है, उत्साहित हो जाते हैं और उसकी धुन पर नाचने लगते हैं। हालांकि जैक पूरे माहौल में साफ तौर पर असहज महसूस करता है, लेकिन अपनी भावनाओं के बावजूद वह चुप रहता है। बाद में रोजी चार्ली को जैक से अपने नए दोस्त के रूप में मिलवाती है। जैक खुद को संभालने की कोशिश करते हुए चार्ली से थोड़ी देर बात करता है और फिर वहां से चला जाता है। उस रात जैक घर के अंदर रोजी को ढूंढता है। जब वह तलाश करता है तो देखता है कि रोजी चुपके से एक कमरे से बाहर निकल रही है। जैक को साफ समझ आ जाता है कि रोजी और चार्ली अंदर क्या कर रहे थे। बाद में जैक देखता है कि रोजी और चार्ली पुल में बाकी मेहमानों के साथ नहा रहे हैं और हंस रहे हैं, लेकिन उनके बीच का व्यवहार एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा घनिष्ठ है, जिससे जैक के भीतर गुस्सा उबलने लगता है। फिर भी वह अपनी भावनाओं को दबा देता है और चुप रहता है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और सभी मेहमान एक एक करके अंदर भागते हैं। जैक आखिरी व्यक्ति है जो घर में प्रवेश करता है। अंदर सभी लोग रसोई में इकट्ठा होते हैं, खाना तैयार करते हैं और आनंद लेते हैं। थोड़ी देर बाद रोजी चार्ली को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। कुछ ही पलों बाद उसका डरा हुआ चीखता हुआ स्वर पूरे घर में गूंज उठता है। सभी लोग बाहर भागते हैं और देखते हैं कि रोजी पूल के पास खड़ी है और चार्ली की निर्जीव देह पानी में तैर रही है, जिसे वह घूर रही है। घबराए हुए मेहमान चार्ली को पूल से बाहर निकालते हैं और उसे CPR देकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। चार्ली पहले ही मर चुका है।
कुछ ही देर बाद पुलिस घटना की जांच के लिए पहुंच जाती है। जैसे ही अधिकारी सबका बयान लेना शुरू करते हैं, रोजी गुस्से और भावुकता में जैक पर चार्ली की हत्या का आरोप लगाती है। वह चिल्लाती है, यही है, जैक ने चार्ली को मार डाला। अन्य मेहमान हस्तक्षेप करते हैं और रोजी को शांत करने की कोशिश करते हैं। वे पुलिस से कहते हैं जैक और रोजी के बीच हाल ही में संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और वह गुस्से में ऐसा कह रही है। जब बारिश शुरू हुई तो जैक हमारे साथ ही अंदर आ गया था। वह यह कर ही नहीं सकता था। चूंकि जैक के खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं है, पुलिस उसे पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले जाती है। संक्षिप्त पूछताछ के बाद उन्हें उसे रोकने का कोई कारण नहीं मिलता और वे उसे जाने देते हैं। लेकिन इस घटना ने जैक और रोजी के बीच की दूरी को और भी बढ़ा दिया। रोजी और भी दूर हो जाती है और उनके बीच तनाव बढ़ता जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जैक अकेले साइकिल चला रहा है। जैसे ही वह साइकिल चलाता है, चार्ली की मौत वाली रात की यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगती हैं। ये खुलासा होता है कि जैक ने सच में चार्ली को पूल में डुबोकर मार डाला था। ईर्ष्या और गुस्से में डूबे जैक ने यह चरम कदम उठाया था। उसके विचार बेकाबू हो जाते हैं जब वह कल्पना करता है कि उस रात रोजी और चार्ली अकेले क्या कर रहे होंगे। उसने चालाकी से रोजी के प्रेमियों को एक एक करके रास्ते से हटा दिया ताकि कोई भी उसके काले सच का पता न लगा सके। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जैक ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने जाता है। जैसे ही वह स्कूल से निकलता है, जैक का दोस्त केली वहां आता है और उससे मिलता है। वह पहले हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार कहती है, मुझे नहीं पता कि मुझे यह बताना चाहिए या नहीं, लेकिन रोजी कुछ दिन पहले हमारे घर आई थी। उसने और मेरे पति मार्क ने एक निजी जासूस को तुम्हारा पीछा करने के लिए रखा है। चार्ली की मौत के बाद उसने तुम पर शक करना शुरू कर दिया है। जैक का चेहरा शांत बना रहता है, लेकिन साफ है कि वह अंदर ही अंदर गुस्से से भरा हुआ है। बाद में वह मार्क और केली को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाता है। शाम को वह मार्क को दूसरे कमरे में ले गया जहां वह घोंघों का संग्रह रखता है। बातचीत के दौरान जैक शांत लेकिन धमकी भरे अंदाज में उससे कहता है, रोजी को तुम्हें मुझ पर जासूस लगवाने के लिए उकसाने मत दो। उस रात तुम भी वहां थे। मार्क, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने चार्ली को मारा? मार्क सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। जैक जानता है कि मार्क इतनी आसानी से इस मामले को नहीं छोड़ने वाला। मार्क एक लेखक है और जैक की निजी जिंदगी में उसकी दिलचस्पी सिर्फ सामान्य जिज्ञासा से कहीं ज्यादा है। वह इस ड्रामा और तनाव से मोहित है और इसे जैक की जिंदगी पर आधारित एक सनसनीखेज क्राइम स्टोरी लिखने का बेहतरीन मौका मानता है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन जैक को पता चलता है कि रोजी को एक और नया बॉयफ्रेंड मिल गया है, टोनी, जो उसका कॉलेज का दोस्त है। जैक नोटिस करता है कि वे दोनों अब ज्यादा समय साथ बिता रहे हैं और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एक दिन टोनी उनके घर मिलने आता है। जैक भी घर पर है और तुरंत ही स्थिति को भांप लेता है। वे सभी एक साथ डिनर के लिए बैठते हैं, लेकिन जैक टोनी और रोजी के व्यवहार को लगातार देखता रहता है। डिनर के बाद टोनी एक मौका पाकर चुपके से रोजी के कमरे में चला जाता है, जहां वे दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। जैक हमेशा की तरह चुपचाप सब कुछ देख रहा है, लेकिन इस बार रोजी जैक को उन्हें देखते हुए पकड़ लेती है, जिससे उनके बीच एक अजीब और तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। अगले दिन जैक टोनी का पीछा अपनी कार से करता है। जैक टोनी के पास गाड़ी रोकता है और कैजुअली कहता है, अरे रोजी तुम्हें ढूंढ रही थी, शायद उसे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। टोनी बिना किसी शक के जैक की कार में बैठ जाता है, लेकिन जैक उसे रोजी के पास ले जाने के बजाय गाड़ी को जंगल के एक सुनसान इलाके में ले जाता है, जहाँ आसपास कोई नहीं होता। वहां पहुंचने के बाद टोनी कार से बाहर निकलता है और पूछता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बिना कोई जवाब दिए जैक एक पत्थर उठाता है और टोनी के सिर पर मारता है। टोनी के प्रतिक्रिया करने या खुद का बचाव करने से पहले ही जैक एक और बड़ा पत्थर उठाकर उसे फिर से मारता है। टोनी अपना संतुलन खो देता है, एक खाई में गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। जैक खाई में नीचे उतरता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि टोनी सच में मर चुका है। पक्का करने के बाद वह टोनी के शरीर से भारी पत्थर बांध देता है। यह सब करते समय जैक को टोनी का बटुआ मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। वह टोनी के शरीर को घसीटकर नदी तक ले जाता है, उसे पानी में डुबो देता है और सुनिश्चित करता है कि वह नजरों से ओझल हो जाए। यह देखकर कि कोई भी शरीर को नहीं ढूंढ पाएगा, जैक वहां से चला जाता है। अगली सुबह रोजी और ट्रिक्सी पिकनिक की तैयारी कर रही है। जब जैक घर आता है तो रोजी पूछती है, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? जैक सहमति जताता है, उत्साहित होने का नाटक करता है और पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? ट्रिक्सी उत्साहपूर्वक जवाब देती है, हम पास के जंगल की ओर जा रहे हैं। जैक का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। यही वह जंगल है जहां उसने टोनी के शरीर को ठिकाने लगाया था। अगले दृश्य में हम जैक, रोजी और ट्रिक्सी को जंगल के पिकनिक स्थल पर देखते हैं। रोजी जैक की उथल पुथल से अनजान सचमुच खुश नजर आती है और उससे बातचीत में व्यस्त हो जाती है। वह पूछती है, जैक, तुम अब भी मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो? एक के बाद एक लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, फिर भी तुम रुके हुए हो। जैक संयमित रहते हुए रोमांटिक अंदाज में जवाब देता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं बस अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक संक्षिप्त अंतरंग पल साझा करते हैं। तभी ट्रिक्सी जैक को पुकारती है, डैड इधर आओ। जैक जल्दी से उसके पास चला जाता है।
ट्रिक्सी नदी के किनारे की ओर इशारा करते हुए कहती है, कुत्ता उस जगह से हट नहीं रहा है। जैक उसकी नजरों का पीछा करता है और सन्न रह जाता है। उसकी हैरानी के लिए उसे दिखता है कि टोनी की लाश, जिसे उसने बड़ी सावधानी से छुपाया था, अब पानी के ऊपर से आंशिक रूप से दिखाई दे रही है। कोई भी वहां से गुजरने वाला उसे देख सकता था। तेजी से सोचते हुए जैक वहां से जाने का बहाना बना लेता है। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, रोजी कहती है, रुको, मैंने अपनी स्कार्फ वहीं छोड़ दी है। जैक दबाव महसूस करते हुए जवाब देता है, चिंता मत करो, मैं कल वापस आऊंगा और तुम्हें इससे भी अच्छा तोहफा दूंगा। उस शाम जब जैक घर पहुंचता है तो वह रोजी से कैजुअली पूछता है, क्या टोनी ने आज तुम्हें फोन किया था? रोजी बेपरवाही से जवाब देती है, नहीं, टोनी 2 दिन से संपर्क में नहीं है। शायद वह भी बाकी लोगों की तरह चला गया है। फिर अचानक रोजी जैक के करीब आ जाती है। धीरे से फुसफुसाती है, क्या तुम आज रात मेरे कमरे में रहोगे? जैक मान जाता है और दोनों रोजी के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी भावनाएं हावी हो जाती हैं और वे एक अंतरंग रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह जैक जल्दी उठकर अपनी साइकिल लेकर उस जंगल वाले स्थान पर जाता है जहां टोनी की लाश छुपी हुई है। वहां पहुंचकर वह सावधानी से एक लकड़ी की मदद से टोनी के शरीर को और गहराई में पानी में धकेलता है, ताकि वह पूरी तरह डूब जाए और किसी को दिखाई न दे। इसी बीच घर पर रोजी जैक के घोंघे वाले कमरे की सफाई करने का फैसला करती है। जैसे ही वह कमरे में चीजें टटोलती है, उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है, टोनी का बटुआ। वह एक पल के लिए ठिठक जाती है, बटुआ उठाती है और समझ जाती है कि इसका क्या मतलब है। उसे साफ हो जाता है कि जैक ने टोनी को भी वैसे ही मार डाला है जैसे बाकी लोगों को। दूसरी ओर जब जैक टोनी के शरीर को पूरी तरह पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है और वह चौंक जाता है। पीछे मुड़कर वह देखता है कि वहां मार्क खड़ा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जैक? मार्क शक भरे अंदाज में पूछता है। जैक घबरा जाता है, कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क को कुछ गड़बड़ महसूस हो जाती है। वह आगे बढ़ता है। उसकी नजर पानी में आधा तैरते टोनी के शरीर पर पड़ती है। बिना एक और शब्द कहे मार्क तेजी से अपनी कार की ओर भागता है, उसमें कूदता है और जितनी तेज चला सकता है उतनी तेजी से वहां से निकल जाता है। यह समझते हुए कि मार्क उसे पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा है, जैक तुरंत अपनी साइकिल उठाता है और मार्क का पीछा करने लगता है। हालांकि मार्क गाड़ी चला रहा है, जैक जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही मार्क घुमावदार सड़क पर तेजी से गाड़ी चला रहा होता है, वह जैक को अचानक जंगल से निकलते हुए नहीं देख पाता। गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठने के कारण मार्क की कार एक खड़ी ढलान से नीचे नदी में जा गिरती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि मार्क की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसी समय रोजी ने भी अपना मन बना लिया है। टोनी का बटुआ मिलने और सारी बातें जोड़ने के बाद रोजी तय कर लेती है कि अब जैक को हमेशा के लिए छोड़ने का समय आ गया है। वह अपना सामान पैक करने लगती है और ट्रिक्सी को भी साथ ले जाने की तैयारी करती है, लेकिन ट्रिक्सी गुस्से में आकर पैक किया हुआ सामान घसीटकर पूल में फेंक देती है। हैरान होकर रोजी पूछती है, ट्रिक्सी तुम क्या कर रही हो? ट्रिक्सी कहती है, हम पापा को छोड़कर नहीं जा रहे, उन्हें हमारी जरूरत है। यह सुनकर रोजी समझ जाती है कि जैक को छोड़ना उनके परिवार को पूरी तरह तोड़ देगा और किसी न किसी तरह वह खुद को इस पूरे हंगामे के लिए जिम्मेदार महसूस करती है। जैक की और अधिक रक्षा करने के लिए वह टोनी का बटुआ लेती है और उसे जला देती है, ताकि वह सबूत के तौर पर इस्तेमाल ना हो सके। कहानी पूरी तरह घूमकर फिर उसी शुरुआती दृश्य पर आ जाती है, जहां जैक जंगल से होकर साइकिल चलाते हुए घर लौट रहा है। रोजी चुपचाप बैठी है, उसे देख रही है। जैसे ही जैक पास आता है, वह रोजी के सोच में डूबे चेहरे को देखता है और पूछता है, क्या बात है? रोजी हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। यह कहानी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच नाजुक संतुलन की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।